अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज जो है हम लोग एम कैट की तैयारी के सिलसिले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कवर कर रहे हैं। और आज जो है हम लोग एक पास्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2017 का, जो कि जितने भी सिंध मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट होता है थ्रू NTEST, तो उसका जो पेपर था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके के और किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हमारे इस एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। जो फिज़िक्स का सेक्शन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था क्वेश्चन नंबर 11 से। तो सबसे पहले देखते हैं, अ रॉ ऑफ 25 डेकोरेटिव लाइट्स, 25 डेकोरेटिव लाइट्स हैं कनेक्टेड इन सीरीज़, उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। इज़ कनेक्टेड टू अ मेन ट्रांसफार्मर, उनको मेन ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया। व्हेन द सप्लाई स्विच्ड ऑन, जैसे ही हमने सप्लाई को स्विच ऑन किया, द लाइट्स डू नॉट वर्क, लाइट्स ने काम नहीं करा था। ओनर यूजेज अ वोल्ट मीटर, उसने वोल्ट मीटर के जरिए चेक करने की कोशिश करी सर्किट को। व्हेन द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द थर्ड बल्ब, जब तीसरे बल्ब के साथ, जो कि रॉ में तीसरा बल्ब था उसके साथ हमने ज्वाइन करा, आर रीडिंग ऑफ जीरो इज ऑब्टेन, तो एक जीरो रीडिंग आई जब तीसरे के साथ कनेक्ट करा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ओनली फॉल्ट इन द सर्किट, तो सर्किट में कई सारे फॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन इन चारों में से जो कि गिवन है ABCD, इनमें से कोई एक फॉल्ट मुमकिन नहीं है अगर तीसरे बल्ब के साथ जोड़ने पर जो ऑब्जर्वेशन है वोल्ट मीटर की वो ज़ीरो आ रही है। द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द अदर बल्ब्स हैज़ ब्रोकन, तीसरे के अलावा किसी और का ब्रोकन हो गया होगा। द फिलामेंट ऑफ थर्ड बल्ब हैज़ ब्रोकन, फ्यूज़ इन द मेन्स ट्रांसफार्मर हैज़ ब्लोन, फ्यूज़ जो है वो ब्लो कर गया है। या इज़ देयर इज़ अ ब्रेक इन द वायर फ्रॉम द सप्लाई टू द ट्रांसफार्मर, या कोई ब्रेक आ गया है सप्लाई से ट्रांसफार्मर तक। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ना वो है बी, द फिलामेंट ऑफ थर्ड बल्ब हैज़ ब्रोकन। कोई भी फॉल्ट हो सकता है, देखो इसमें से ACD में से बस ये बी वाला फॉल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तीसरे बल्ब का फिलामेंट में कोई प्रॉब्लम होती, ठीक है ना, वो ब्रेक हो गया होता, तो ये जो वोल्ट मीटर की ऑब्जर्वेशन है ना ये ज़ीरो नहीं आती, ये बात याद रखना, ज़ीरो नहीं आती कभी भी, बल्कि वो उतनी वोल्टेज आते जितने वोल्टेज मेन से आ रहे हैं। याद रखो, अगर तो फिलामेंट ब्रेक होगा तो वो उतना ही वोल्टेज शो करेगा जितना कि वोल्टेज मेन के अंदर है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर जब कनेक्ट किया गया तीसरे के साथ तो आंसर आया ज़ीरो। तो भाई ज़ीरो किसी भी और वजह से आ सकता है, बट जो तीसरा बल्ब है वो ब्रेक नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अगर वो ब्रेक हुआ हुआ होता तो वोल्ट मीटर जोड़ने पे आंसर ज़ीरो नहीं आता, बल्कि आंसर कुछ और वोल्टेज आता, ज़ीरो के अलावा आता। दैट्स वाई 11 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 12, चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और हमने क्या, क्वेश्चन नंबर 12, चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट पॉइंट्स P एंड Q, पॉइंट P एंड Q पर ज्वाइन किया है एज शोन बिलो, और x जो है ना वो उनका मिड पॉइंट है। देखो यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा, और फिर हमने क्या करा, हमने दरमियान का एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, पॉइंट x, ठीक है ना, और ये इनका मिड पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट x, पॉइंट x पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ABCD ऑप्शन है, बट उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा। तो देखो हो ये रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले हमें जो पॉइंट P है ना वहाँ पर हमें 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया, और वो भी प्लस का, और फिर यहाँ पर हमें -2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया, और दोनों का जो मिड पॉइंट था x, इसी के बारे में बात करें तो देखो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स दिस चार्ज, यानी कि Q की तरफ, जो पॉइंट Q है ना उसकी तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंफर्म हो गई है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। और दूसरी बात ये कि ये जो पॉइंट होता है ना, दो चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, और मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट ये याद रखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर उनके दरमियान में कहीं पर भी आप वोल्टेज को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नोट करोगे तो याद रखो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बराबर होगा ज़ीरो के, ठीक है ना, ये डायपोल के दरमियान में होता ही है। और दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काम करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस वजह से P से Q की तरफ होगा। तो इस वजह से जो आप राइट आंसर देखेंगे वो होगा टूवर्ड्स Q, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दो दरमियान में होगा ज़ीरो। और बाकी अगर ये टूवर्ड्स P और ज़ीरो तो यहाँ पर आ रहा है, बट ये टूवर्ड्स P गलत है, तो इसका मतलब 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास A, टूवर्ड्स Q, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ज़ीरो। Question number 13. A fixed mass of gas in isothermally
ठीक है, सॉरी, इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इज़ कंप्रेस्ड। ठीक है, इंसुलेटेड कंटेनर था थर्मली, उसको उसके अंदर गैस था हम और फिक्स मास था, हमने उसको कंप्रेस करा। आफ्टर कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल हैव ओके ए फॉलन, गिर जाएगा, क्योंकि सिंस मोर मॉलिक्यूल्स बम्बार्डेड द कंटेनर सो दे मस्ट बी मूविंग स्लोअर। बी के अंदर फॉलन गिरेगा टेम्परेचर, सिंस मोर मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद वन अदर सो देयर एवरेज स्पीड इज लोअर। सी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, कंप्रेशन बहुत स्लो है। डी बढ़ेगा, क्योंकि जो वर्क डन किया जा रहा है गैस पर वो इंक्रीज कर देगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और ई में लिखा हुआ है बढ़ेगा सिंस देयर आर मोर इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन सो मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो देखो ये जो यहाँ पर केस आ रहा है वो यहाँ पर केस है एडियाबैटिक कंप्रेशन का, और एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, ये बात तो कंफर्म है। तो फिर आप ए बी सी को तो हटा ही दीजिए, फॉलन फॉलन और रिमेन कांस्टेंट तो गलत हो गया, यानी कि डी और ई में से कोई एक सही होगा। और सही जो रीज़न था कि किस वजह से होता है वो याद रखिए कि जब हम वर्क करते हैं गैस के ऊपर तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है, ना कि इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से होता है। तो इस वजह से याद रखिए 13 का राइट आंसर होगा डी, राइजन सिंस डूइंग वर्क ऑन द गैस इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नंबर 14, अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस एब्जॉर्ब्स 1000 जूल की हीट उसने एब्जॉर्ब करी और एक्सपेंड हुआ अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड हुआ, यानी कि 20 किलो पास्कल था वो। और फ्रॉम अ वॉल्यूम था पहले 25 एक्सपेंड -3 और फिर वॉल्यूम हो गया 50 एक्सपेंड -3। व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, उस गैस की इंटरनल एनर्जी में कितना डिफरेंस आएगा। तो देखो जो हमें केस गिवन है ना उसी से ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें अमाउंट ऑफ हीट गिवन है कि अमाउंट ऑफ हीट कितना था, तो अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब करा है वो है 1000 जूल। और क्या गिवन है हमें गिवन है कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर है 20 किलो पास्कल, किलो का मतलब होता है 1000, तो ये हो जाएगा 20,000 पास्कल, प्रेशर भी आ गया हमारे पास। ठीक है, और फिर हमें वॉल्यूम का चेंज, दो वॉल्यूम गिवन है तो चेंज निकाल ही लेते हैं। और चेंज इन वॉल्यूम कैसे होगा, हम माइनस कर देंगे वैल्यू, क्या है 50 एक्सपेंड -3, उसमें से माइनस कर देंगे 25 एक्सपेंड -3, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम का 25 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब। और हमें पता करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हीट जब भी दी जाती है सिस्टम को वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वर्क डन बराबर होता है पी डेल्टा वी के, इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है यहाँ पर, और डेल्टा क्यू अपनी जगह पे एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो अगर डेल्टा यू मालूम करना था तो कितना डेल्टा क्यू था उसमें से माइनस कर देंगे पी डेल्टा वी को। तो हीट कितनी एब्जॉर्ब करी थी, हीट एब्जॉर्ब करी थी 1000 माइनस प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर गिवन है 20,000। और वॉल्यूम का चेंज कितना आया, वॉल्यूम का चेंज आया है 25 एक्सपोनेंट -3। अब हम क्या करेंगे, 2 इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 2 इंटू 25 कर दो, 2 इंटू 25 आपको पता है बराबर होता है 50 के। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है 4 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 1 2 3 4 और इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। ठीक है, 10 रेज पावर -3 का मतलब डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 1 2 और 3 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1000 -500। 1000 -500 बराबर होता है 500 के। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो 500 जूल आएगा, और 500 जूल पॉजिटिव आ रहा है, और वो आंसर है हमारा डी प्लस का 500 जूल। सो 14 का राइट आंसर होगा डी प्लस 500 जूल्स। 15. In an experiment, an object is placed on the principal axis of a convex lens 25 centimeter away from the lens, 25 centimeter away lens से रखा गया। Real image 4 times बना है, the size of object was obtained, the focal length of the lens, हमें focal length of the lens मालूम करनी है। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन के मुताबिक हमें गिवन है कि कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखा। तो याद रखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने रखा है 25 सेंटीमीटर, और मैग्नीफिकेशन जो है वो याद रखिए 4 टाइम्स है, और हमें मालूम करनी है फोकल लेंथ। तो मैग्नीफिकेशन के ज़रिए पहले हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं Q अपॉन P। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें Q की वैल्यू चाहिए, तो Q किसके बराबर होता है, Q बराबर होता है M इंटू P के, और ऑब्जेक्ट को हमने कितनी दूर रखा था, मैग्नीफिकेशन 4 टाइम्स है, और P कितना हो जाएगा, P है 25 इंटू 4, ये हो जाएगा बराबर 100 के।
ठीक है, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई जो कि है 100 सेंटीमीटर। ना हमें P पता है, हमें Q पता है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं फोकल लेंथ जो कि बराबर होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है भी, और रियल इमेज बन रहा है तो हमने कहीं भी नेगेटिव साइन को इस्तेमाल नहीं करा, तो 1/p बराबर आएगा 1/25, ये हो जाएगा 1/100। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 100, और 100 एलसीएम के बाद ये हो जाएगा बराबर 4+1। 4+1 कितना होता है, 4+1 बराबर होता है 5 के, तो 1/f बराबर आ जाएगा 5/100। ठीक है, हमारे पास 5/100 आ गया 1/f का आंसर, बट एक्चुअली हमें आंसर चाहिए था f का आंसर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो f की वैल्यू बराबर आएगी 100/5, और 100/5 का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो लेंस इस्तेमाल हुआ था उसकी फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, जो कि है हमारा A। 20 centimeter is the right answer. Question number 16. An object with constant mass rests on a horizontal surface whose coefficient of friction is 0.2. If a horizontal force F is applied to the object, what will be the effect on the object? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, और उन 4 ऑप्शन के बाद एक्चुअली हमें ABCD दिया हुआ है, 4 केसेस हैं समझ लीजिए। तो 1 में लिखा हुआ है इट मे मूव विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव होगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वंस इट हैज़ बीन सेट इन मोशन। इट मे रिमेन एट रेस्ट, इट मे एक्सेलरेट, इट मे मूव विद कांस्टेंट स्पीड इन आर डायरेक्शन अपोजिट टू एफ। तो अब आपको मैं एक बात बताऊँ ना, इसमें से कौन से गलत हैं, पहले ज़रा उन्हें अलग कर लो। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो 4 तो वैसे ही गलत हो गया। इसका मतलब इनमें से जिस भी आंसर के अंदर 4 आ रहा होगा वो गलत हो जाएगा, और 4 यहाँ पर डी के अंदर नज़र आ रहा है और सी के अंदर नज़र आ रहा है, तो सी और डी तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो वो मूव कर सकता है, ठीक है। फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट में रह सकता है, और एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो बाकी जो 3 ऑप्शन है उनकी पॉसिबिलिटी है, इस वजह से जो राइट आंसर है वो होगा A 1, 2 एंड 3 ओनली। याद रखिए, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे कम तो रेस्ट में भी रह सकता है, इक्वल अप्लाई करेंगे तो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है, और अगर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो सकता है। Question number 17. A person having a mass of 60 kg exerts a horizontal force of 200 Newton in pushing a 90 kg object a distance of 6 meters along a horizontal floor. He does this at constant velocity in 3 seconds. The weight of this person is approximately in newtons, और G की वैल्यू गिवन है। देखो, कहानी जितनी भी दी हुई हो, आपसे वेट के बारे में पूछा गया है ना, और देख लो यहाँ पर सीधी सीधी बात हो रही है, उस ऑब्जेक्ट उस शख्स का वेट कितना है। तो हमें पता है W बराबर होता है mg के, तो अगर W बराबर है mg के तो उस शख्स का मास कितना है, मास है उसका 60। ठीक है, और जी की वैल्यू से 9.8 दी हुई है, लेकिन चलो क्योंकि हमने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए, तो इंटू 10 कर देते हैं। तो 60 × 10 ये बराबर हो जाएगा 600 न्यूटन के, और हमें न्यूटन्स के अंदर वेट देखना है, तो जो भी आंसर 600 के क्लोज होगा या 600 होगा वही हमारा राइट आंसर है। और वैसे यहाँ पे तो हमें क्लियरली जो ई आंसर है वो गिवन है 600 के बराबर। तो याद रखो, बाकी सारी कहानी आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए थी। मेन बात यह है कि अगर आपको वेट मालूम करना है तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पर्सनस मास, और दैट इज हमारा राइट आंसर होगा ई 600 न्यूटन्स। If 500 centimeter cube of gas having a pressure of 760 millimeters of mercury is compressed into a volume of 300 centimeter cube, the temperature remaining constant, temperature constant रह रहा है, the pressure of the gas will be in millimeters of mercury। pressure पता करना है, और हमें वॉल्यूम का चेंज गिवन है और प्रेशर गिवन है, तो और याद रखो टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब हो गया यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक PV बराबर होता है कांस्टेंट के, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P1 V1 बराबर होगा P2 × V2 के। तो इसका मतलब P1 की वैल्यू, इनिशियल प्रेशर में कितना गिवन है, इनिशियल प्रेशर में गिवन है 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास 500। अच्छा, फाइनल प्रेशर एक्चुअली हमें फाइंड करना है P2, और हमें फाइनल वॉल्यूम गिवन है। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल वॉल्यूम था 300। तो अब क्या करेंगे, P2 की वैल्यू को अलग करेंगे, P2 की वैल्यू को अलग करेंगे तो हो जाएगा 760 × 500 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 760 × 5 और डिवाइड बाय 3,
तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 1270 के बराबर, ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारा राइट आंसर आ रहा है प्रेशर का P2 का, वो है इसके बराबर। और जो आंसर दिया हुआ है मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिया हुआ है, तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही इसका यूनिट है, तो P2 हमने मालूम कर लिया जो प्रेशर है। और ये जो 1270 आंसर है, ये है हमारा डी आंसर। तो इसका मतलब जो डी होगा वो होगा करेक्ट। 19. Two springs fixed at one end are stretched by 5 centimeter and 10 centimeter respectively when masses of 0.5 kg and 1 kg are suspended at their lower ends. When displaced slightly from their mean positions and released, they will oscillate with the time period in the ratio. ठीक है, दो अलग अलग हमारे पास oscillations हैं, उन oscillation के हमें टाइम पीरियड के दरमियान का रेशो फाइंड करना है कि उनके टाइम पीरियड्स के दरमियान का रेशो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे टाइम पीरियड के रेशो का, जो कि होता है 2 अंडर रूट एक्स ओवर जी, और एक्स जो है वो एक्सटेंशन को शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो है ना, हमें क्या क्या गिवन है, बेसिकली हमें एक्सटेंशन से हिसाब लगाना है कि एक्सटेंशन कितना आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाले की एक्सटेंशन कितनी है, 5 है, और दूसरे वाले की एक्सटेंशन जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो काम करते हैं, T1 किसके बराबर आएगा, T1 बराबर आएगा हमारे पास 2 और एक्सटेंशन मालूम करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 ओवर जी तो कांस्टेंट है, ठीक है, और सेंटीमीटर्स के अंदर ही देख रहे हैं क्योंकि रेशो फाइंड करना है। ये T1 है, और जब T2 फाइंड करेंगे तो T2 आ जाएगा बराबर 2 और अंडर रूट 10 ओवर जी, क्योंकि दूसरे की जो एक्सटेंशन है वो 10 के बराबर है ना। अब हमें रेशो फाइंड करना है T1 का T2 से, तो T1 के T2 से रेशो निकालेंगे तो T1 डिवाइड बाई T2 करना पड़ेगा। तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 5 ओवर जी, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 10 ओवर जी। नाउ अब 2 से 2 कैंसिल, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो अंडर रूट जी से अंडर रूट जी हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना, वो आ जाएगा अंडर रूट 5 ओवर 10, या अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 10 भी कर सकते हैं ना हम लोग। फिर इसी को देखना है रेशो के लिहाज से, तो T1 ओवर T2 बराबर आएगा। मिसाल के तौर पे ऊपर अंडर रूट 5 ही लिख देते हैं, और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5, ठीक है ना। इसको हम अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो भाई क्या होगा, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 होगा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2, और ये आंसर हम ले रहे हैं T1 ओवर T2 का। तो इसका मतलब जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, वो रेशो बनेगा यहाँ पर 1 रेशो अंडर रूट 2 के बराबर, ठीक है। तो इस वजह से जो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा वो होगा ए 1 रेशो अंडर रूट 2 के बराबर। Question number 20. A unit dash of induction is said to exist at a point where the force per unit charge experienced by a positive test charge moving with a velocity of 1 meter per second in the direction perpendicular to the फील्ड इज़ 1 न्यूटन, ठीक है। वेलोसिटी और ये सब कुछ है, तो बेसिकली ये एक डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन जो है वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूँ। फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम क्या है, F इज़ इक्वल टू, और हमें देखना पड़ता है कि फोर्स कितनी है, हमें वेलोसिटी देखनी पड़ती है, तो बराबर होता है QVB और बराबर आता है साइन थीटा के। इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम B की वैल्यू बनाते हैं, जहाँ पर F ओवर Q और V और साथ में आता है साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यूनिट चार्ज और 1 न्यूटन की फोर्स। तो एक्चुअली हम लोग डेफिनेशन बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की। तो जो राइट आंसर है यहाँ पर कंप्लीट बन जाएगा ना, बी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे उसके बाद आ रहा है ब्लैंक के बाद आ रहा है ऑफ इंडक्शन, तो राइट आंसर होगा बी मैग्नेटिक फील्ड। 21. A dash is a positively charged particle, एक positively charged particle है with properties similar to the alpha particle, alpha particle से similar इसकी properties हैं। Its mass is 1/4, mass जो है वो 1/4 है, और charge जो है वो आधा है alpha particle के लिहाज से। It is smaller in size, carries less energy at the same velocity। तो बहुत सारी बातें हमें किसी particle के बारे में दी हुई हैं, और उस particle की पहली property है कि वो positively charged है। अब ज़रा आप आइए आंसर्स पर। ए ऑप्शन में बीटा पार्टिकल लिखा हुआ है, बीटा पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बीटा पे नेगेटिव चार्ज है। बी पे लिखा हुआ है गैमा रे, गैमा रे भी न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। सी पे लिखा हुआ है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। वाहिद यहाँ पर एक ही है, और वो करेक्ट आंसर वही है, और सारी प्रॉपर्टीज़ उससे मैच भी करती हैं। लेकिन मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता हो। आपने अगर सिर्फ इस क्वेश्चन में पॉजिटिवली चार्ज वाली बात पकड़ ली, तो आप बता देंगे जो राइट आंसर है वो होगा हमारे पास डी प्रोटॉन।
Question number 22. Dash is defined as the sensation that sound produces in the ear of a listener and is clearly related to the frequency of sound. और frequency and dash are both measured in hertz. तो आपको ये पता होना चाहिए हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी के अलावा और किसका यूनिट है, तो आपको पता लग जाएगा. दस ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द डैश एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द डैश. तो याद रखो जो सेंसेशन हमारे कानों में प्रोड्यूस होती है लिसनर के, वो जो कि रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से, वो है पिच ऑफ साउंड. पिच ऑफ साउंड ही वो सेंसेशन है. दूसरी बात ये है कि पिच ऑफ साउंड को ही हर्ट्ज में मेजर किया जाता है. और दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो पिच भी ज़्यादा होती है, और अगर पिच कम हो तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है. ठीक है, तो इस लिहाज से आप ये देख लीजिए कि हर एक ब्लैंक के अंदर जो पिच है वो बिल्कुल सही आ रहा है. तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, बाकी सब में क्वालिटी वगैरह भी आ रहा है, इसका इससे ताल्लुक नहीं है. लाउडनेस कभी किसी ब्लैंक में नहीं आ सकता. वाहिद बी जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर. पहले में आएगा पिच इज़ डिफाइंड एज द, फिर आ जाएगा पिच आर बोथ मेजर्ड इन हर्ट्स, देन ग्रेटर द पिच, और फिर आखिर वाले में भी आ जाएगा लोअर द पिच. तो इसका मतलब बी है राइट आंसर. ओके, सो 23. लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय, लाइट को पोलराइज किया जा सकता है. और तीन हमारे पास केसेस हैं, रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, और ऑप्शन हैं 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली. तो अगर आपने पोलराइजेशन पढ़ा है तो याद रखो पोलराइजेशन करने के तीन तरीक़ेकार होते हैं. पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन मुमकिन है, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन मुमकिन है, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट मुमकिन है. तो इस वजह से जो राइट आंसर है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें ये तीनों आ रहे हों. वो जो तीनों आंसर हैं वो आ रहे हैं ई में 1, 2 एंड 3. तो याद रखिएगा पोलराइजेशन आप लोगों ने नेचर ऑफ लाइट में स्टडी किया था, तीनों तरीक़ों से मुमकिन है. Question number 24. The incident rays of light parallel to the principal axis of convex lens after refraction by the lens will, जो रेज पैरेलल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और कॉन्वेक्स लेंस से पास होती हैं. रेज जा रही हैं पैरेलल और फिर वो पास हो रही हैं कॉन्वेक्स लेंस से, तो वो हमेशा एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ज होती हैं. और आप लोगों को पता है ना वो पॉइंट क्या होता है. एक्चुअली वो पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, सारी की सारी जो रेज हैं वो जाके कन्वर्ज होती हैं प्रिंसिपल फोकस पे. इस वजह से जो राइट आंसर होगा वो होगा कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि हमारा ए आंसर. 25. If two sounds have the same wavelength in the air at the same temperature, what other property must they also have in common? और कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि कॉमन होगी? ए इंटेंसिटी, बी एम्पलीट्यूड, सी फ्रीक्वेंसी. और मैं आपको एक बात बताऊँ, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं ही. अगर वेवलेंथ सेम है और स्पीड सेम है, ठीक है, और क्योंकि कह रहे हैं कि टेम्परेचर सेम है तो जाहिर सी बात है स्पीड सेम होगी. तो स्पीड सेम है, वेवलेंथ सेम है, तो एक और प्रॉपर्टी है जो सेम हो सकती है और वो प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी. तो वो आंसर सही होगा जहाँ पे सिर्फ लिखा होगा 3 ओनली, और 3 ओनली है हमारे पास बी पे लिखा हुआ. सो बी 3 ओनली इज़ द राइट आंसर. Question number 26. Which unit expresses work per unit charge? Work done per unit charge. क्या होता है work done per unit charge? Work done per unit charge एक्चुअली बराबर होता है वोल्ट के. ठीक है, और ये वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस. और अगर यूनिट की बात की जा रही है तो इसका जो यूनिट होता है वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का, वो एक्चुअली होता है वोल्ट के बराबर. इस वजह से जो राइट आंसर है वो सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास डी, वोल्ट. 27. The time of one vibration of simple pendulum may be decreased by, एक वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड होता है जिसे हम टाइम पीरियड भी कहते हैं उसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं. ए इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बी डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, हैवियर बॉब या यूजिंग लाइटर बॉब. तो टाइम पीरियड का फार्मूला, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है? टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√L/G. तो एम पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, सी और डी तो सीधे सीधे गलत हो गए. यानी कि जो रिलेशन होगा वो क्या बनेगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अंडर रूट ऑफ इट्स लेंथ. लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ कम करोगे तो टाइम पीरियड कम होगा. और क्योंकि इन्होंने कहा है टाइम पीरियड कम करना है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? बी, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. 28. The sum of all forms of molecular energies in thermodynamic system is known as, तो ये डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी की. याद रखो, अगर तमाम की तमाम जो एनर्जी हैं, मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ हैं, उनका सम मालूम करते हैं तो उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आ जाती है. 29.
डैश इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी इलेक्ट्रॉन। एंटी इलेक्ट्रॉन ये आप लोगों ने पेयर प्रोडक्शन के अंदर स्टडी करा होगा। एंटी इलेक्ट्रॉन एक ही चीज़ है और उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। याद रखो, न्यूक्लियॉन एक अलग चीज़ है, ठीक है। फोटोन उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं हो रहा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बट हाँ, इसमें गलती हो सकती है, एंटी इलेक्ट्रॉन आप प्रोटॉन को लिख दो, बट याद रखो प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के लिहाज से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो एंटी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन की खास बात ये है कि इसके ऊपर इतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, उसका मास भी उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन का होता है, बट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। सो सी, पॉजिट्रॉन इज द राइट आंसर। 30. When describing the isotopes of the same element, the most accurate statement is that they have the same spin, the same atomic mass but different atomic number, the same atomic number but different atomic mass। तो वैसे आंसर आ गया है यहाँ पर ना, ठीक है, आंसर आ चुका है। सी में लिखा हुआ है द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। जब भी हम आइसोटोप्स को डिफाइन करते हैं तो आइसोटोप्स कहते ही उनको हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन केसेस में। क्वेश्चन नंबर 31। इन न्यूक्लियर रिएक्शन वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या चीज़ कंजर्व रहती है? मास ओनली, एनर्जी ओनली, मोमेंटम ओनली। मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो याद रखो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बाद हमें पता है मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, तो ओवरऑल दोनों कंजर्व रहते हैं। और याद रखो मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। इन न्यूक्लियर रिएक्शन याद रखो तीनों चीज़ें, तीनों जो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तीनों अप्लाई होते हैं। सो राइट आंसर होगा हमारे पास डी, मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, द लाइटेस्ट एलिमेंट विच एग्जिबिट्स रेडियो एक्टिविटी। सबसे लाइट एलिमेंट जो रेडियो एक्टिविटी करता हो। हाइड्रोजन सबसे लाइटर है बट वो रेडियो एक्टिविटी नहीं करता। न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिविटी नहीं करता। ट्राइट्रियम, ठीक है। हीलियम जो है वो लाइटर तो है ट्राइट्रियम के लिहाज से, बट याद रखो वो रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव है ट्राइट्रियम, जो कि तीसरा आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। दैट्स वाई राइट आंसर होगा सी, ट्राइट्रियम। 33, न्यूक्लियस विद एन एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स में डीके रेडियो एक्टिविटी विद द एमिशन ऑफ क्या एमिट करता है? जिसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं। तो याद रखिए एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जब भी होता है ना किसी एलिमेंट के अंदर, कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है, तो फॉर एग्जांपल ये हो गया Z, ये हो गया A और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना पड़ता है। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करने का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे पास एलिमेंट बनेगा उसमें एक इजाफा होगा, और इसमें तो कुछ चेंज होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इजाफा अगर न्यूट्रॉन की कमी कर रहे हैं, प्रोटॉन में इजाफा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, सॉरी Z+1, Z में एक का इजाफा होगा बट एटॉमिक मास सेम रहेगा। तो इसका मतलब हमें रिलीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे बीटा नेगेटिव। और ये बीटा नेगेटिव बेसिकली होता क्या है? ये बीटा नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बीटा एमिशन के अंदर स्टडी किया जाता है। याद रखिए जब भी हम बीटा यानी कि नेगेटिव बीटा इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक न्यूट्रॉन कम हुआ, एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो एटॉमिक मास में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा होगा क्योंकि प्रोटॉन में 1 का इजाफा हुआ है। सो राइट आंसर होगा हमारे पास सी, एन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 34, विच पेयर इंक्लूड्स अ वेक्टर। पहले वेक्टर आ रहा है एंड स्केलर क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली, पहले वेक्टर और फिर स्केलर। ए में लिखा हुआ है पावर एंड स्पीड, दोनों के दोनों स्केलर हैं। बी में लिखा है वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दोनों के दोनों स्केलर हैं। और फिर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं। और फिर आ रहा है फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखो फोर्स वेक्टर है और काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। उन्होंने ऐसे ही पूछा था, पहले वेक्टर फिर स्केलर। सो राइट आंसर होगा हमारे पास डी, फोर्स कॉमा काइनेटिक एनर्जी। Question number 35. A ball falls vertically and bounces on the ground. The following statements are about the forces acting while the ball is in contact with the ground. Which statement is correct? The force that the ball exerts on the ground is always equal to the weight of the ball. ऐसा ज़रूरी नहीं है। The force that ball exerts on the ground is always equal in magnitude and opposite to the direction to the force that the ground exerts on the ball. मिल गया हमें सही आंसर। जाहिर सी बात है ये बात हो रही है न्यूटन्स थर्ड लॉ की, कि जब बॉल जाके एक्शन करेगी ग्राउंड के ऊपर तो उतना ही रिएक्शन होगा। और एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि हमें बी करेक्ट मिल गई है, तो सी और डी को चेक नहीं करेंगे। और अगर आप चेक करना चाहो तो देख सकते हो किसी न किसी तरीके से गलत आई जाएगी। सो राइट आंसर होगा हमारे पास बी।
क्वेश्चन नंबर 36, अ कार इज़ ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रही है अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड के ऊपर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। द रोड हैज़ मार्कर पोस्ट, ठीक है, वहाँ पर जो है वो मार्क है हमेशा 100 मीटर्स के बाद, और कार जब पास करती है एक पोस्ट को तो उसकी स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड, और जब वो पास करती है दूसरे को तो होती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो कार का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो गिवन है हमारे पास के जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस हो रहा है 100 मीटर्स का, ठीक है। इसने 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया होगा एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल जो हमें मिली दूसरे वाले को जब पास किया तो वो हो गई थी 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें कार का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। डेटा बता रहा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हो सकती है, 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन मालूम करना है, और ये आ गया 100 इज़ इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा वी आई का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। ये हो गया 400 माइनस का 100, और इधर आ जाएगा 200 इंटू ए, ये बराबर होगा 300 के, और डिवाइडेड बाय 200। ए की वैल्यू आएगी, इस 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि है हमारा बी आंसर। बी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस में, ठीक है, यहाँ पे दो केसेस आ गए, एक्सपेंड एडियाबैटिकली और एक्सपेंड आइसोथर्मली, ठीक है। द नेट फ्लो ऑफ हीट इनटू द गैस फ्रॉम द एक्सटीरियर इज, दोनों केसेस में पॉजिटिव होगी जो नेट फ्लो होगा हीट का, नेगेटिव होगी पहले के लिए, पॉजिटिव होगी दूसरे के लिए, पॉजिटिव फॉर 1 एंड नेगेटिव फॉर 2। ज़ीरो होगा हर एक केस के अंदर, या ज़ीरो होगा पहले केस में और पॉजिटिव होगा सेकंड केस में। याद रखो आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम हीट दे रहे हैं, पॉजिटिव होगी हीट। और दूसरी बात ये कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर तो ज़ीरो ही होती है, ठीक है ना, कोई फ्लो नहीं होता हीट का। तो याद रखो यहाँ पर पहले वाले केस के अंदर ज़ीरो होना चाहिए और दूसरे वाले में पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस ऑप्शन को हमें तलाश करना है जो कि हमारे पास ई, 0 in 1 एंड पॉजिटिव फॉर 2। Question number 38. With the usual notations, the first law of thermodynamics applied, Cv delta T or delta Q minus P delta V in a change for which Boyle's law is obeyed. एक ऐसा चेंज आया जिसमें Boyle's law obey हो रहा है। याद रखो Boyle's law के मुताबिक for a given mass of a gas, its volume is inversely proportional to the applied pressure when the temperature remains constant। याद रखो Boyle's law में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और ये पूछ रहे हैं इनमें से क्या चीज़ जीरो के बराबर होगी। तो भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कन्फर्म है एक ही चीज़ जीरो के बराबर हो सकती है, और वो है डेल्टा टी। सो याद रखिए मैंने आपको बताया ना, बॉयल्स लॉ का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो, दैट्स वाई सी डेल्टा टी बराबर होगा जीरो के, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, 4 पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली मूव एट द सेम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द सेम मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो याद रखिए डिफ्लेक्शन जो है ना वो आप फाइंड कर सकते हैं चार्ज टू मास रेशो से, ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कह रहे हैं कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करने का मतलब ये हो गया रेडियस कम होगा, ठीक है। और रेडियस कम होने का क्या मतलब हो गया, रेडियस कम होने का मतलब हो गया जिसका चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगा, ये बात याद रखिए। तो कॉपर आयन, हीलियम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें से याद रखिए सबसे ज़्यादा जो चार्ज टू मास रेशो है वो इलेक्ट्रॉन का है। क्यों इलेक्ट्रॉन का है मुझे कैसे पता, या आप लोगों को कैसे पता होगा। याद रखो यहाँ पर कॉपर आयन का मास ज़्यादा है, और याद रखो मास ज़्यादा तो चार्ज टू मास रेशो कम हो जाएगा। हीलियम न्यूक्लियस का भी मास है, मास ज़्यादा चार्ज टू मास रेशो कम हो जाएगा। अब बात रही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है, ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है, बट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होने का मतलब हो गया कि उसका जो चार्ज टू मास रेशो है वो ज़्यादा है, दैट्स वाई जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी एन इलेक्ट्रॉन। And last, question number 40, the circuit diagram shows a network of resistors, each of resistance R, हर एक की resistance R है, तो हमें effective resistance find करनी है,
ठीक है, तो देखो हमारे पास सर्किट ये है कि एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, फिर इसके साथ ये पैरेलल में आर आ रहा है, फिर ये सीरीज़ में आर आ रहा है और फिर यहाँ पर आ रहा है पैरेलल में आर। और हमें क्या करना है, हमें इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है। तो सबसे पहले काम करते हैं, ये वाली जो दो रेजिस्टेंस है ना, इनको सॉल्व कर लेते हैं और दोनों क्लियरली नज़र आ रही है सीरीज़ में। तो लेट से उनका जो फाइनल आंसर है वो आर ए के बराबर आएगा। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर प्लस आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 2R के। ठीक है, तो ये बात समझ जाइए कि इन दोनों का आंसर जो कि मैंने आपको आर ए के बारे में कहा था वो बराबर आ गया है ट्वाइस ऑफ आर के। अब आर ए और ये वाली आर जो है ना वो आ रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको आर बी का नाम देते हैं, यानी कि टोटल जो इन तीनों का होगा ना उसको हम नाम देंगे आर बी का। और बराबर किसके आएगा, 1/RA। आर ए का मतलब हो गया 2R और प्लस 1/R, क्योंकि वाली रेजिस्टेंस तो आर के ही बराबर है। अब क्या करोगे, इधर एलसीएम लेंगे तो फिर एलसीएम लेके क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2R और 2R एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 + 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2R। और क्योंकि वैल्यू हमें आर बी की चाहिए तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 2R/3 के। ठीक है, ये हमारे पास आर बी की वैल्यू आ गई, यानी कि इन तीनों की वैल्यू आ गई। नाउ आर बी और ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये आ रहे हैं सीरीज़ में। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, हम एक नई रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, इन सबको मिला के ना, ये सबको मिला के बराबर आएगा आर सी के। वो क्या हो जाएगा, आर बी में ऐड कर देंगे सीधा सीधा ये वाले आर को। तो कितना हो जाएगा, आर बी 2R/3 प्लस आर कितना हो गया एलसीएम लेने के बाद, ये हो जाएगा 5R/3। ठीक है, ये आर सी का आंसर आ गया। नाउ फाइनली ये जो सब मिलाकर है आर सी और ये वाला आर जो है ना ये नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर के लिए आर ई कर देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RC प्लस 1/R। अच्छा, 1/RC का मतलब क्या हो गया, 1/RC का मतलब हो गया बराबर 3/5R के और प्लस 1/R। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये 5R आएगा और 5R आने के बाद आंसर कितना बन जाएगा हमारा 3 + 5। 3 + 5 होता है बराबर किसके, 3 + 5 बराबर हो जाएगा 8/5R के। ये आंसर आ रहा है आर ई का। और रेसिप्रोकल करेंगे तो आर ई का आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आर ई का आंसर आ जाएगा बराबर 5R/8 के। तो इसका मतलब इन तमाम रेजिस्टेंस का जो फाइनल रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 5R/8 और वो हमारे पास सी आंसर है 5R/8।